गुड हेल्थ का सफर आसान नहीं है। एक बटन दबाने से सेहत नहीं बनती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई छोटे छोटे बदलाव करने पड़ते हैं और फिर उन पर डटे रहना पड़ता है, तब जाकर कहीं सेहत बनती है। ये बात हम जानते हैं, इसीलिए आपका साथ देने के लिए हम हर हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ इज वेल्थ। मैं हूं शिबानी, आइए देखें क्या है खास हमारे शो में। कैसे कैंसर से आप उबर सकते हैं और जी सकते हैं एक सेहतमंद जिंदगी। बतौर एक मरीज आपके क्या हक है, पेशेंट राइट्स पर देखेंगे हमारी खास रिपोर्ट। और आखिरी हफ्तों में श्वेता का चैलेंज हुआ और भी एग्रेसिव। कैंसर का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है, लेकिन अब ये लाइलाज बीमारी नहीं रही। यही नहीं, और बीमारियों की तरह इसकी जड़ भी हमारे लाइफस्टाइल में ही है, यानी इससे भी बचना हमारे हाथ में है। इस बीमारी पर एक्सपर्ट के साथ डिटेल चर्चा की हमारी सहयोगी कविता कृष्णन ने। जी शिबानी, और कैंसर पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं देश में कैंसर के इलाज के लिए सबसे मशहूर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल में, और हमारे साथ है यहाँ के प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर गौरवी मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, स्वागत है आपका हेल्थ इज़ वेल्थ में। शुरू करते हैं बेसिक्स से। बताइए, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कैंसर क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। हमारा शरीर जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसको हम अंग कहते हैं, और हर एक अंग जो है वो छोटे छोटे सेल्स से या कोशिकाओं से बनता है। हर वक्त ढेर सारी नई कोशिकाएं पैदा होती रहती हैं और जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो ख़त्म होती हैं। तो इस तरह से शरीर का एक तरह से संतुलन बना रहता है। अगर किसी कारण से इस संतुलन में बिगाड़ आ जाए तो फिर ये नई कोशिकाएं जो है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और उसे हम कैंसर कहते हैं। भारत में क्या कोई कैंसर्स है जो बहुत कॉमन है? अगर देखा जाए तो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट का कैंसर। इनफैक्ट इसका प्रमाण जो है गए कई सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद आता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और तीसरे नंबर पे जो है वो है कोलोरेक्टल कैंसर या जिसको हम मलाशय का कैंसर कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है ओवरी कैंसर या अंडाशय या डिंबाशय का कैंसर, और पाँचवें नंबर पे जो है वो है मुंह का कैंसर। अगर हम पुरुषों की बात करें तो भारतीय पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो है मुंह का कैंसर। इनफैक्ट अपने देश में जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर के केसेस है। उसके बाद जो सेकंड कॉमन कैंसर है वो है फेफड़ों का कैंसर, थर्ड कॉमन कैंसर है पेट का कैंसर, चौथे नंबर पे आता है कोलोरेक्टल कैंसर या मलाशय का कैंसर, और पाँचवें नंबर पे आता है अदर फेरिंग्स या गले के अन्य हिस्सों का कैंसर। जी, तो जैसे आपने बताया शरीर के हर अंग को कैंसर हो सकता है, तो क्या कोई ऐसे लक्षण है जिससे हम ये जान सकते हैं कि शायद कैंसर हुआ है? कैसे पहचाने इसे? कैंसर के अनेक लक्षण होते हैं, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रकार का कैंसर हुआ है। लेकिन हम इन जनरल बात कर सकते हैं कि अगर किसी को शौच या पेशाब की आदतों में बदलाव हो, या शौच या पेशाब में अगर खून जा रहा है तो ये कैंसर का लक्षण है। अगर किसी को न रुकने वाली खांसी होती हो या खांसी में खून जा रहा है तो ये कैंसर का लक्षण है। किसी को अगर खाना निगलने में या द्रव पदार्थ भी निगलने में अगर कोई तकलीफ़ है तो ये कैंसर का लक्षण है। अगर महिलाओं में अगर मासिक धर्म में कोई बदलाव आ गया, या दो मासिक धर्मों के बीच में भी अगर खून जा रहा है, या मासिक धर्म के टाइम बहुत ही अधिक खून जा रहा है या खून की गुठलियाँ जा रही है, तो ये कैंसर का लक्षण है। अगर शरीर में किसी भी हिस्से में गांठ आई हो तो ये कैंसर का लक्षण है। अगर संभोग के बाद खून जा रहा है, या मासिक धर्म जैसे लेडीज़ का एट द एज ऑफ 50 वगैरह बंद हो जाता है, लेकिन अगर फिर चालू हो जाए ये मासिक धर्म और फिर खून जाने लगे कुछ साल के बाद, तो ये कैंसर का लक्षण है। उसी तरह अगर स्तन में कहीं गांठ आई हो, खास करके जो गांठ दर्द नहीं करती हो और हिलती नहीं है, तो ये कैंसर का इम्पोर्टेंट लक्षण है। अगर निप्पल से खून जा रहा है या निप्पल अंदर की तरफ खींच गया है, तो ये एक कैंसर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। तो कौन से कैंसर्स है जो हेरिडिटरी है? बहुत सारे कैंसर जो है वो
हेरिडिटरी नहीं होते हैं। कुछ ही कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें एक रिस्क फैक्टर जो है वो हेरिडिटरी भी होता है, जैसे कि स्तन का कैंसर, कोलोन का कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर, हॉजकिंस नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास, रेटाइनोब्लास्टोमा यानी आँख का कैंसर जो होता है, स्किन का कैंसर मेलानोमा, प्रोस्टेट कैंसर, ऐसे कुछ कैंसर्स जो है दे आर सीन इन फैमिलीज, जो कि परिवार के लोगों में देखे जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि अब कैंसर जो है डेथ सेंटेंस नहीं रहा, लाइलाज बीमारी नहीं है, तो क्या कैंसर का पूरी तरह से इलाज हो सकता है? और दूसरा सवाल ये कि जो लोगों में जो धारणा है कि सर्जरी करने से जो कैंसर के इलाज के लिए जो सर्जरी बताया जाता है वो करने से कैंसर बढ़ जाता है, घटता नहीं है, क्या ये सही है? ये जो लोगों की धारणा है कि एक बार कैंसर हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं, ये गलत धारणा है और कैंसर का इलाज अच्छे से हो सकता है। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि कौन से प्रकार का कैंसर है, कौन से स्टेज में पेशेंट का डायग्नोसिस हुआ है, जब डायग्नोसिस हुआ है तब कैंसर कितनी हद तक फैल चुका है, इस पर ये सब निर्भर करता है। और दूसरी बात ये भी है कि पेशेंट को और कौन से कंडीशंस है, जैसे कि उसको और कोई बीमारियां है क्या, उसकी उम्र क्या है जब ये डायग्नोसिस हुआ है, तो इन सब कंडीशंस पे जो है सर्वाइवल डिपेंड करता है। आपने जो दूसरा प्रश्न किया है कि क्या सर्जरी से कैंसर फैलता है या कुछ, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। सब सर्जरी तभी की जाती है जब इट्स पॉसिबल, जबकि कैंसर लिमिटेड है उस ऑर्गन को या आसपास, और जब सर्जरी से वो पूरी तरह निकल सकता है तभी सर्जरी की जाती है। और सर्जरी ये एक प्रकार का इलाज है कैंसर के लिए, इट इज़ नॉट डेंजरस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। एक बार कैंसर होने से क्या आगे भी कैंसर होने का रिस्क है, क्या वो रिकर हो सकता है? तो ये जो कैंसर रिकरेंस पेशेंट को होता है, फिर से कैंसर आता है, उसका मतलब ये नहीं है क्या उसको कोई गलत ट्रीटमेंट मिली है, उसका ये भी मतलब नहीं है कि पेशेंट की कोई गलती हुई है। कोई भी कैंसर रिकर हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम जागरूक रहे और रेगुलर फॉलोअप के लिए आते रहे। डॉक्टर मिश्रा, आपने ये भी शुरुआत में कहा था कि कई कैंसर जो है हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कैंसर प्रिवेंटेबल है, इससे बच सकते हैं? बहुत सारे कैंसर्स जो इंडियन पॉपुलेशन में होते हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे देश के कैंसर का कॉज है तंबाकू का सेवन। तो इससे ऐसे नहीं कि सिर्फ मुंह का कैंसर होता है या फेफड़ों का कैंसर होता है, उससे बहुत सारे अलग अलग कैंसर होते हैं, जैसे कि इसोफेगस का कैंसर, हमारे अन्न नलिका का कैंसर, पेट का कैंसर है, किडनी का कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, पैनक्रियास का कैंसर। तो ये सारे कैंसर्स जो हैं, और भी बहुत सारे कैंसर्स तंबाकू के यूज़ के वजह से होते हैं। अगर हम वो स्टॉप कर दें, अगर अल्कोहल रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो बहुत सारे कैंसर से हम बच सकते हैं। उसी तरह अगर लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र के बाद करें, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर रखें, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। मोटापा कम रखें, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाए, और बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है जो कि कैंसर का कॉज है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन, अगर हम इसका टीका लें तो हम इन कैंसर से बच सकते हैं। और दूसरी बात, केमिकल एक्सपोजर या पेस्टिसाइड एक्सपोजर या रेडिएशन एक्सपोजर अवॉइड करें। अगर हो रहा है तो तब हम अगर प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करते हैं तो हम इन कैंसर से बच सकते हैं। जी, और जो सर्विक्स का कैंसर जो आपने कहा कि आजकल महिलाओं में भारत में बहुत कॉमन हो गया है, इससे बचने के लिए आजकल एक वैक्सीन मार्केट में मिल रहा है। क्या ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है? क्या इससे हम कैंसर से बच सकते हैं? और लड़कियों को किस उम्र में ये वैक्सीन लगाना चाहिए? लास्ट 8-10 ईयर्स से एक वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, जिसको HPV वैक्सीन कहते हैं। तो ये वैक्सीन जो है, इससे ये बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है, और इस वैक्सीन से जो है HPV इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। ये वैक्सीन का तब फ़ायदा होगा अगर शादी होने के पहले लड़कियों को ये वैक्सीन मिलता है, तो इसका फ़ायदा अधिक होगा। लेकिन
ये वैक्सीन आगे बढ़कर कैंसर प्रिवेंट करेगा कि नहीं, ये हमको तब मालूम पड़ेगा जबकि ये लड़कियां जिन्होंने अभी ये वैक्सीन लिया है ये उस उम्र की हो जाए 50-60 ईयर्स, जबकि इनको ये कैंसर होने की संभावना अधिक है। लेकिन अब तक की जो रिजल्ट्स है उससे ऐसे मालूम पड़ता है कि ये वैक्सीन सेफ़ है और ये HPV इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड ने ये तो रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस वैक्सीन को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ इज वेल्थ में अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। आगे आपको बताएंगे मरीज होने के नाते क्या है आपके राइट्स। हेल्थ इज वेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश में ज्यादातर मरीज डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। उनके फैसले पर सवाल उठाना तो दूर, अपनी बीमारी के बारे में भी पूछताछ नहीं करते। लेकिन अगर आप बेहतर इलाज चाहते हैं तो सवाल पूछना बेहद जरूरी है। कैसे बने अपने ही इलाज में बराबर के हिस्सेदार? बतौर एक मरीज क्या है आपके राइट्स, जानते हैं। सबसे पहला है इलाज का हक। कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर किसी भी मरीज में भेदभाव नहीं कर सकता। वो किसी को भी इलाज कराने से इनकार नहीं कर सकते। हर मरीज को भी अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिलने का पूरा हक है। इसके लिए वो डॉक्टर से सवाल भी कर सकते हैं। दवाई हो या सर्जरी, मरीजों को उसके रिस्क और साइड इफेक्ट समझना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अगर मरीज फैसला लेने के काबिल नहीं है तो उसके परिवार को ये समझाना जरूरी है। मरीज चाहे तो वो डॉक्टर के क्वालिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं और जरूरत महसूस हो तो सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। मरीज के पास अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का पूरा अधिकार है, यानी बगैर मरीज को बताए डॉक्टर या हॉस्पिटल उसके केस की डिटेल किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, अगर ऑपरेशन के दौरान मरीज का कोई भी अंग, शरीर का हिस्सा या कोई ट्यूमर वगैरह निकाला गया है, उसे मरीज या मरीज के परिवार को देखने का पूरा हक है। डिस्चार्ज को लेकर भी मरीज के कुछ अधिकार हैं। डिस्चार्ज के वक्त पेमेंट करने पर मरीज को सारे मेडिकल रिकॉर्ड दिए जाना जरूरी है। मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं तो भी उन्हें सारे रिकॉर्ड दिए जाने चाहिए। बिल का ब्रेकअप भी मरीज को दिया जाना जरूरी है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद मेडिकल प्रोफेशन को कंज्यूमर एक्ट के दायरे में लाया गया था, जिसके बाद मेडिकल इलाज या इससे जुड़े ट्रीटमेंट को एक सर्विस माना गया है। यानी अगर आप इससे नाखुश हैं या फिर आप अनसैटिस्फाइड हैं तो आपके पास कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है। और अब वक्त है हेल्थ ऐप ऑफ द वीक का, जहां हम रिव्यू करते हैं कुछ ऐसे ऐप जो आपके फिटनेस के सफर में आपके साथी बन सकते हैं। देखते हैं कौन सा ऐप लेकर आई है प्रज्ञा इस हफ्ते। स्मोकिंग छोड़ने के कई तरीके होते हैं, जैसे मेडिकेशन, थेरेपीज, काउंसलिंग, लेकिन एक तरीका ऐसा है जो आसान है, सस्ता है और 24 घंटे आपकी मुट्ठी में रहता है। मैं बात कर रही हूँ आपके स्मार्टफोन के बारे में। स्मोकिंग के अलावा आजकल लोगों को मोबाइल की लत भी लग चुकी है। ऐसे में अपने स्मार्टफोन को स्मोकिंग छोड़ने के लिए इस्तेमाल करना एक सस्ता और भरोसेमंद ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो स्मार्टफोन्स पर तमाम ऐप्स मौजूद हैं जो स्मोकिंग छोड़ने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये ऐप्स कंफ्यूजिंग और कभी-कभी इरिटेटिंग भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप एक सिंपल ऐप ढूंढ रहे हैं तो क्विट इट आपकी मदद कर सकता है। क्विट इट एक फ्री एप्लीकेशन है और इसका इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्मोकर्स को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मोटिवेशन भी देता है, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्विट इट इंस्टॉल करने के बाद इसकी सेटिंग्स में जाइए। यहाँ इन्फॉर्मेशन दी होती है कि एक पैक सिगरेट पर आप कितना खर्च करते हैं और एक सिगरेट में कितना टार होता है। साथ ही आपको अपने बारे में बस इतनी सी जानकारी देनी होती है कि आप एक दिन में कितने सिगरेट पीते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फीड करते ही क्विट इट कैलकुलेट करता है कि आप हर मिनट सिगरेट नहीं पीकर कितने पैसे सेव कर रहे हैं और अपने शरीर को कितने टार से बचा रहे हैं।
इस एप्लीकेशन के हेल्थ सेक्शन में जाकर आप स्मोकिंग क्विट करने के फ़ायदों के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर और पल्स रेट का नॉर्मल होना, इसके साथ ही कैंसर के खतरों से बच पाना। आप इस एप्लीकेशन में अपने हेल्थ गोल्स को भी सेट कर सकते हैं। क्विट में आपको कंफ्यूजिंग फीचर्स की भरमार नहीं मिलेगी। इसमें एड्स भी काफ़ी छोटे हैं, इसलिए आपकी फ़ोन की बैटरी सेव होती रहेगी। लेकिन याद रखें, क्विट बेहद सिंपल ऐप है, इसलिए ये कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकता है। इसमें दूसरे ऐप्स की तरह डिज़ाइन टेक्निक, गेम और एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं होता। ये आपको किसी सोशल मीडिया से भी नहीं जोड़ता, जहां आप दूसरे लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। अगर आपको क्विट प्लेन और बोरिंग लगता है तो आप स्मोकिंग छोड़ने के लिए दूसरे एप्लीकेशंस जैसे कि क्विट या फिर लिव स्ट्रॉन्ग की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी ऐप्स का मकसद एक ही है, आपको स्मोकिंग से दूर रखना, ताकि आप अपने पैसे बचा सकें और अपनी जिंदगी के कुछ अहम साल भी। वक्त है एक ब्रेक का। आगे देखेंगे हेल्थ इज वेल्थ चैलेंज के आखिरी हफ्तों में श्वेता कितनी जमकर कर रही है एक्सरसाइज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ और अब लेते हैं अपडेट हमारी फीचर्स एडिटर श्वेता भंद्राल के हेल्थ इज वेल्थ चैलेंज का। आइए देखते हैं अपने चैलेंज के आखिरी पड़ाव में श्वेता अपनी मेहनत और लगन से कुल कितने किलो घटा पाई। 11th वीक का हाईलाइट रहा एरोबिक्स। ये फ्लोर और स्टेप दोनों तरह से किया जाता है। एरोबिक्स एक कार्डियो एक्सरसाइज है जिसमें म्यूजिक की धुन पर एक्सरसाइज के स्टेप्स कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते स्ट्रक्चर्ड अंदाज में वेट ट्रेनिंग की भी शुरुआत हुई। अब थोड़ी स्ट्रक्चर्ड वेट ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं जो और उनको वजन हेल्प करेगी घटाने के लिए, प्लस जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ जाता है वेट ट्रेनिंग करने से, क्योंकि आपके मसल्स बढ़ जाएंगे। तो जब मसल्स बढ़ते हैं ना तो मसल्स को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो जब जितने ज़्यादा आपके बॉडी में मसल्स होंगे उतनी ज़्यादा आप बैठे बैठे भी कैलोरीज बर्न करेंगे। प्लस जो बॉडी का टोन आ जाता है जब मसल्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, बॉडी का पोस्चर और टोन बहुत अच्छा लगता है। 11वें हफ्ते के आखिर में मेरा टोटल वेट लॉस रहा करीब 19 किलो। शालिनी का मानना है कि रेगुलरली इसी रूटीन को फॉलो करने से मैं 10 से 15 किलो वजन और कम कर सकती हूँ। श्वेता को भी तो आगे करना ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। उसको बहुत समझाया कि श्वेता अब की बारी तुमने चैलेंज के साथ इतना वजन कम किया है और थोड़ा सा करो और फिर उसको मेंटेन रखो। और मुझे लगता है श्वेता को ये बात समझ भी आ गई है, क्योंकि एक बार उसने कहा था अरे मैंने क्यों बढ़ाया, क्यों खाया ये वो। तो आई थिंक वो करेगी और आगे, अभी तो और कम होगा उसका तो। और फिटनेस वाइज भी स्ट्रांग हो गई है, मेंटली तो वो स्ट्रांग है ही, तो कंटिन्यू करेगी। नहीं करेगी तो हम बुला लेंगे उसको वापस, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आप एकदम लास्ट उस पर छोड़ दो, वो तो बनता नहीं है। और फिटनेस तो लाइफ लॉन्ग है, ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने कर लिया और फिर ठीक हो गया, क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि वो छोड़ेगी और खाना शुरू कर देगी पूरा जंक वंक जैसे वो खाती थी, लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेगी, तो फिर वो वापस बैक टू स्क्वायर वन आने वाली है। वैसे तो फिटनेस में सबके लिए एक सा रूल नहीं होता है। हर शख्स को उसके मेटाबॉलिज्म, उम्र और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एक्सरसाइज रूटीन और डाइट दी जाती है। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो सबको फॉलो करनी चाहिए अगर उन्हें फिट रहना है तो। बेसिकली सबको 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप कुछ भी करिए, आप डांस क्लास में जाइए, आप एरोबिक क्लास में जाइए, आप बूट कैम्प करिए, पावर योगा करिए, जो भी करिए, और वीक में 3 डेज वेट ट्रेनिंग करिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, वेट ट्रेनिंग करने से मसल्स ज़्यादा बढ़ते हैं। बॉडी में के अंदर मसल्स हो, अच्छी बॉडी लगती है एस्थेटिकली, वो अलग बात है, लेकिन मसल्स बर्न मोर कैलोरीज। तो बैठे बैठे भी आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। तो ये पार्ट हुआ आपका एक्सरसाइज का, कि आप वीक में 3 डेज कार्डियोवास्कुलर कुछ भी करिए, ट्रेडमिल पे भागिए, एरोबिक्स, मसाला भांगड़ा, जुम्बा, मतलब चॉइसेस इतनी सारी हैं, अलग अलग करिए। 3 डेज वेट ट्रेनिंग करिए। इसके अलावा आपका डाइट कंट्रोल्ड होना चाहिए।
ये नहीं कि आप भूखे रह रहे हैं, हमने तो श्वेता को एक दिन भी भूखा नहीं रखा है, लेकिन कंट्रोल डाइट। ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज कर ली उसके बाद उठा के आधा पिज़्ज़ा खा लिया या 2 समोसे खा लिए, फिर तो वो पर्पस डिफीट हो गया ना। तो आपको हेल्दी खाना है जो आपकी बॉडी को हेल्प करे फिट रहने के लिए, प्लस स्टैमिना रखे बॉडी में, प्लस एकदम मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब आपको खाने से मिलना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारा शो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और शेयर कीजिए हमारे साथ आपकी फिटनेस की कहानी। साथ साथ बनेंगे हेल्दी, क्योंकि जो फिट है वही हिट है।